छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सब का मेरे हृदय के अंतःकरण से आभार की जैसा मुझे महसूस होता है। शायद आप लोग अपने अपने घरों से 8-9 बजे निकले होंगे सुबह का नाश्ता करके, और अभी तक इस प्रकार लगभग 3 बजे तक अपने पूरे उत्साह के साथ टिके हैं। सभी को जिनको मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि आपका आंतरिक जज्बा बहुत कमाल का है। तो एक बार आप सब अपने जज्बे के लिए ताली बजाएं, और मंच पे आके लोगों से भी कहूँगा मैं बहुत जबरदस्त। मैं लगभग 18 सालों से शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा रहा हूँ। बच्चों में, खास करके छोटे बच्चों में, आप सब तकरीबन 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए, 12वीं पास बच्चे ही हैं। उम्र के पड़ाव की बात करूं तो सब 15, 16, 17 साल के बच्चे होंगे। बच्चों में इतना लगातार उत्साह बनाए रखना आसान कार्य नहीं होता है। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ इस पूरे प्रक्रिया को देख करके। और कुछ अभिभावक भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सबको भी मैं एक प्यार भरा नमस्कार करूंगा। भाई, आप सब अपने बच्चों के शानदार भविष्य के लिए इतने उत्साहित हैं, तो समझ लो कि भाई आपको यही कहूँगा कि यही है राजा दशरथ, और आप सब हैं इनके राम, और आप भी लोग जो बैठे हैं हमारे सामने ये माता सीता के स्वरूप हैं। भगवान राम और सीता और दशरथ देखने के लिए हमें पुरलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव में प्यार से देखिए, वहीं राम सीता और वहीं आपके ऐसे वाक्यों में राजा दशरथ दिखेंगे। तो अब मैं अपनी मूल जो यहाँ उपस्थित होने के उद्देश्य के बारे में बताऊं, तो मैं खुद स्वयं भी ये चाहता हूँ कि बच्चे जब आगे के जर्नी तय करना शुरू करें। मैं एक बात बताऊं, बड़े सतही भाषा में कहूं तो 12वीं तक की आपकी जो पढ़ाई है बच्चों, वो रॉ मटेरियल आप समझते हैं ना, कच्चे माल का एकत्रण आपने किया है। ऐसे कहो तो आपने बेसन खरीद लिया है, चीनी खरीद लिया है, घी भी खरीद लिया है, बट चीनी, बेसन और घी का क्या करोगे? काम तो लड्डू आना है ना? तो अभी तक की आपकी पढ़ाई का आपके जीवन में उपयोगिता यह है कि आगे के पढ़ाई के लिए आपको तैयार कर सके। पर दुर्भाग्य ये होता है ग्रामीण अंचलों में कि 12वीं के बाद तकरीबन 50% स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देते हैं पढ़ाई। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे देश। पहले मैं आपको बता दूं, मुझे शैक्षणिक गतिविधि में, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार झारखंड 2 राज्य का अनुभव लिया। उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल हुआ, तो तीसरा राज्य कवर होता है। दिल्ली के अंदर यूपीएससी के कोचिंग में मैंने, आप सब जानते होंगे, दृष्टि विकास दिनकीर्ति सर को आजकल लगभग सभी लोग जानते हैं, तो उनके साथ ही हमने अध्यापन प्रारंभ किया था 2010 के आसपास। तो दिल्ली का अनुभव हुआ हमें। फिर किसी प्रकार से करणी माता के पुण्य प्रताप आशीर्वाद से मेरा आना बीकानेर हुआ, और एक बार बीकानेर आना हुआ तो फिर जाना नहीं हुआ, और अब धीरे धीरे करके थोड़ी सोरी मारवाड़ी भी सीख लिया हूँ आप सबसे बात कर करके। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मैं इतने राज्यों का तजुर्बा और इतने वर्षों के तजुर्बा से बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पे 50% बच्चे जो होते हैं ना, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका रीजन कतई, देखो, पॉवर्टी नहीं होता है, गरीबी नहीं होता है, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैं सुपर 30 का प्रोडक्ट हूँ, और वहाँ ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ से आईआईटी जाते देखा है, नासा और यूनाइटेड स्टेट के बड़ी बड़ी फर्मों में आज सब काम कर रहे हैं। वो अत्यंत ही गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उन लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ा। पढ़ाई छूटने का आपने देखा होगा, पैसे के अभाव में लोगों के पढ़ाई छूटते देखे होंगे, लेकिन गुटखा छूटते नहीं देखा होगा। देखा गया किसी गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वालों का पैसे के अभाव में छूट गया हो, शराब पीने वालों का? क्योंकि उन नशा में ना क्या है, समर्पण है, उत्साह है। तो इसी प्रकार से बच्चों में आपको कहूंगा, एक मिडिल क्लास पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल के आपको शहर के ऊंची इमारतों से भी ऊंचे हौसले पूरा करना है, तो मेरे सामने आज कमिटमेंट के साथ हैंड रेज करके बताओ कि कम से कम 12वीं के बाद सिंपली पढ़ाई छोड़ने नहीं देना है। तो कितने लोग हैं जो कुछ ऊंचे सपने, बड़े सपने देखने के लिए जज्बातों का हिलोरे मार रहा है? ऐसे हैंड रेज करके सूचित करें। चलो आपको हैंड रेज करना बताऊं ऐसा। हाँ, कुछ बच्चे बड़े उत्साही है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपसे मैं पूछूं, आपको कहना है कि आप लोग हायर एजुकेशन के लिए उत्साहित हैं? यस और नो? यस। यस। बंद मुट्ठी से साहस और ताकत का संचार खुले, ऐसे नहीं, यस सर, ये नहीं।
यस सर, ऐसे बोला है। एक बार फिर रिपीट करेंगे आप लोग अपने सपनों के ऊंची उड़ान को पूरा करने के लिए हायर स्टडी, आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस सर। हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में उत्साह दिख रहा था, वास्तव में आप सब में उत्साह है, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे ठीक पहले जो मंच पे आसीन होकर के आपसे मुखातिब हुए थे, मैं सही नाम ले रहा हूँ, सुनील सर। हाँ, सुनील सर ने बड़ा अच्छा बात बोला है कि आप में अधिकांश विद्यार्थी शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनेंगे। मजेदार बात है सर, मजेदार बात है, आप सभी बैठे हुए अभिभावक, और सबसे मजेदार बात है बच्चों कि हमें किसी को नहीं पता है, हो सकता है किसी प्रांगण में बैठे हुए कोई भविष्य की इंदिरा गांधी हो, इसी प्रांगण में यहीं बैठे हुए के भविष्य के राजीव गांधी, मोदी जी बैठे हुए हो, यहीं पे हो सकता है भविष्य के। तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के और एक सफाई कर्मी तक कुछ भी बन सकते हैं, आप में असीम संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि भाई उस दिशा में हमको थोड़ा गाइडेंस दो सर। एक मूल बात पे आओ। अच्छा, मैं चाहूंगा सबसे पहले कि एक और माइक चाहिए था, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते रहना चाहूंगा। एकाकीपन में, मोनोलॉग में बातें नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी थॉट आप में थोप दूं, है ना? हाँ हाँ, इनको देना, मैं इनसे कुछ शहरों से तो पूछते ही रहूंगा। अच्छा, ये है क्या? वायरलेस है, ठीक है। आप में से कितने बच्चे हैं जो 12वीं क्लास का स्टडी साइंस में किए हैं? कुछ हैं? हैंड रेज करें। वाह, वेरी गुड। मुझे 10-20% बच्चे लग रहे हैं जो साइंस में 12वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं। आर्ट्स वाले बच्चे कितने हैं सर? हाँ, वाह, बहुमत में आप हैं। और कॉमर्स वाले भी हैं क्या कोई जिन्होंने कॉमर्स में 12वीं की पढ़ाई किया हुआ है? नहीं है। चलिए, अच्छा हैं आप, हाँ, आपका होना मैं कैसे नकार सकता। तो अगर आपके पास माइक वाइक होता तो मैंने देखते इनमें घुमाते रहेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप में आर्ट्स वालों से मैं पहले शुरू करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना सर, हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या बना दिया है, और खास करके मैं यहाँ पे कहूंगा पेरेंट्स से। पेरेंट्स जो है ना, वो एक बड़ा समस्या के शिकार है। उनको लगता है कि उनके 3 बच्चे हैं, मान लो, एक साइंस वाला, एक आर्ट्स वाला, एक कॉमर्स वाला, और उनका पढ़ाई का, पढ़ाने लिखाने का बजट उन्होंने साल का अगर लाख रुपए बनाया है तो वो 70,000 डाल देते हैं साइंस वाले बच्चे पे। उनको लगता है कि उनके जीवन का तारनहार वही बनेगा। ले दे के कॉमर्स वाले पे 20,000 और सबसे सस्ते तरीके में आर्ट्स वाले को निपटा देते हैं। बजट ही नहीं देते हैं, हौसला भी नहीं देते हैं, खेतों के काम में लगा देते हैं इनको। इन्हीं का एक भाई साइंस में पढ़ रहा होता है, जाकर कहीं दूर कोचिंग में बढ़िया एकदम आलिशान तरीके से, और आर्ट्स वाले को कहते हैं कि आजा खेत में लग जा। बुरा मत मानना मेरी बातों का पेरेंट्स, आप सबसे कह रहा हूं इन बच्चों पे। आपको बता दो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम ना एक ही चीज है। बस 12वीं का डिग्री इनको मिला है, इन्होंने आर्ट्स में पढ़ाई की है, तो क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का पढ़ाई किसी स्थिति में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई से कम है क्या? आज जितने IAS, IPS बन रहे हैं, आप जानते होंगे, उनमें अधिकांश जो काम आने वाला विषय है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है बच्चों, ह्यूमैनिटीज। देखिए, 2-3 स्ट्रीम की बात करूंगा। एक साइंस, इसके बच्चे हैं चलो यहाँ पे 10%। एक कहलाता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब मानविकी। तो मानव को समझने का और मानवीयता को समझने का जो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज ही होता है। तो माय डियर पेरेंट्स और जो सीनियर और दिखाई दे रहे हैं, जहां तक मेरी आवाजें पहुंच पा रही है, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैंने खुद IIT ग्वालियर से अपना इंजीनियरिंग किया है, विशुद्ध रूप से साइंस का व्यक्ति रहा हुआ हूं। इसके बाद जब 2010 में मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा देके साक्षात्कार तक का सफर तय किया, तो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कुछ काम आया है वो मानविकी का विषय काम आया है। बेहतरीन कैरियर है मानविकी के अंदर। आप शिक्षक तो बन ही सकते हैं। आप बताएं, अगर आप भविष्य में RAS बनना चाहेंगे, IAS बनना चाहेंगे, तो आपका साइंस का स्टडी ज्यादा काम आएगा या आर्ट्स का स्टडी काम आएगा? आर्ट्स का स्टडी ज्यादा काम आएगा। बट बच्चों, आर्ट्स सिर्फ पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को लॉजिकल बनाए रखने के लिए, लॉजिकल मतलब तार्किक, हम तार्किक होकर के सोचें, इसके लिए थोड़ा सा हमें जनरल एप्टीट्यूड, गणित, रीजनिंग की सीखने की आवश्यकता होती है। देखो, साइंस हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो मशीन बन जाते हैं। साइंस क्या कहता है कि लाल बटन से मशीन रुकेगा और हरा बटन से मशीन चलेगा। आर्ट्स में ऐसा नहीं है। आर्ट्स में इमोशन है, आर्ट्स में कहानी है,
आर्ट्स में लाइफ की सीख है, इसीलिए उसे मानविकी कहते हैं। तो हम दोनों विषय को प्रासंगिक मानते हैं। तीसरा आता है कॉमर्स, उसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, ना तो कोई संस्थान चलेगा, ना तो कोई इंसान चलेगा। उसको कहते हैं अर्थ, और जहां अर्थ नहीं है वो क्या है? अनर्थ। कहते हैं ना अपन, अरे बाप अनर्थ हो गया, यानी क्या हो गया? अर्थ नहीं है। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, तो 3 स्ट्रीम है बच्चों। जैसे उस बच्ची ने बताया हमने कॉमर्स लिया है, बहुत बढ़िया विषय है, अर्थ का विज्ञान है वो। इन लोगों ने विज्ञान पढ़ा, लाइफ साइंस पढ़ेंगे यानी ह्यूमन बॉडी के विषय में, इन लोगों ने ह्यूमन के विषय में पढ़ा, मानविकी पढ़ा। अब आप इस स्थिति में खड़े हैं कि अब आपको एक शानदार करियर ऑप्शंस का पता होना चाहिए। तो एक सबसे सिंपल विकल्प होता है कि आप उस करियर ऑप्शन का चयन करें जो आपके लिए आपको बहुत आसानी से नौकरी तक पहुंचा दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है, देखो मेरी बात को ठीक से समझना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई करियर काउंसलर मिले ही, बाद में आपको फैसले अपने चाचा ताऊ के साथ ही बैठ के करने पड़ेंगे, और वो फैसले हो भी सकता है सही हो सकता है सही ना हो। परंतु मैं एक बात कहूंगा, मैंने अपनी बातों को कंटिन्यू करने से पहले, कि अगर आपको 2 अवसर दिया जाए, एक अवसर दिया जाए कि आप ऐसे करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ो आगे जिसमें सफलता के चांसेस सीमित हैं, बट बहुत ऊपर और बहुत ऊंचाइयों का मतलब मंजिल है, और एक अवसर दिया जाए कि सफलता के चांसेस सीमित नहीं असीमित हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस है सफल होने का, बट मंजिल थोड़ा नीचे है। तो आप जिस पारिवारिक परिवेश से बिलोंग करते हैं, आप जिस रीजनल परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले सफलता के सीढ़ी चढ़ना शुरू करना। होता क्या है कि हम ऊंचाई पे देख रहे होते हैं और सीढ़ी का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि हमें अगर हिमालय पर भी चढ़ना है तो शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? नीचे तलछटी से। हमें कहीं भी चढ़ना है, कितनी भी ऊंची इमारत पे चढ़ना हो, शुरुआत कहां से करना होता है? सीढ़ी से। तो आप क्या करेंगे कि साल 2 साल के छोटे छोटे प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे। मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो शिक्षक बने, शिक्षक के बाद अधिकारी बने, अधिकारी के बाद बड़े अधिकारी बने, और आज IAS IPS बन के देश के सेवा कर रहे हैं और अपने क्षेत्र विशेष का नाम रोशन भी कर रहे हैं। शायद आप में से भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे निश्चित तौर पे, है ना। तो आप ना शुरुआत में अब क्या करें, देखिए आर्ट्स बैकग्राउंड के आप बच्चे हैं, तो आप एक चीज तय करें कि आपने सबसे कम जो पढ़ा हुआ होगा वो क्या पढ़ा हुआ होगा? एक तो लैंग्वेज, अंग्रेजी से डर लगता होगा, इंग्लिश की किताबों को पढ़ के समझने में सामर्थ्यवान बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं क्या? बताओ, ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं कि 2-5 लाइन का कोई पैराग्राफ हो इंग्लिश में, पैसेज हो इंग्लिश में, उसको पढ़ के उसका अर्थ निकाल लेंगे? मैं पूछूंगा नहीं, हालांकि इस पेशे से अध्यापक को मैं पूछ सकता हूं, परंतु भाई ने बोला नाम, हाँ कपिल नेमीचंद, हाँ नेमीचंद, बहुत बढ़िया। चंद्रभान देव, कितना खुशी हुआ चंद्रभान को, बगल में तुरंत आके बोला नेमीचंद मेरा स्टूडेंट है। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं कह सकता हूं कि चंद्रभान मेरा स्टूडेंट है। बजाओ ताली। चंद्रभान मेरा स्टूडेंट भी है। चंद्रभान मेरा एक छात्रावास से बीकानेर में मेरे शायद जहाँ बच्चे हमारे साथ रहते हैं वहाँ लगभग साल भर रहे थे, 6 महीने रहे थे, हाँ 6-7 महीने जो भी हो, 6 महीने साल भर के बीच का समय मेरे साथ बहुत बारीकी से मैं इसको ऑब्जर्व करते हुए गुजारा हूँ। मैं पूरे भरोसा के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे चंद्रभान के साथ जुड़ के अपने भविष्य को संवारेंगे, निश्चित तौर पे चंद्रभान उनके भविष्य संभालने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। या मैं एक और बात आपसे बता दूं, शायद ही कोई शिक्षक ऐसा हो जो अपने मतलब कंफर्ट के वजह से छात्रों के हित का ख्याल नहीं रखता हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई शिक्षक ऐसा कर रहा हो तो पेशेवर रूप से वो शिक्षक नहीं है, वो व्यापारी है। शिक्षक का पहला कर्तव्य है ना चंद्रभान के, हो सके भूख लगाओ और 4 बच्चे डाउट लोग बैठे हुए हों तो पहले डाउट बताओगे या पहले रोटी खाओगे? सुबह से खाना नहीं खाए हो आज, बहुत अच्छी बात है। कल भी अगर क्लास स्टार्ट हो और बच्चे डाउट पूछ रहे हो तो मेरा भी उसूल यही है, 18 साल से टीच कर रहा हूँ, टीचिंग की अच्छी ऊंचाइयां देखी है। और अभी हमारे साथ जो बैठे हैं ये अनिल बिश्नोई हैं, ये मैंने अभी 2-3 साल हुए हैं, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी कि SBI में PO थे ये, लेकिन जोश में इनको शिक्षक बनाने के लिए इनकी नौकरी छुड़वा दी। अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या लगता है, अच्छा किया बुरा किया,
तो ये तो कह रहे हैं कि पता नहीं, बट मैं कह रहा हूं आपको आज के 2-4 साल बाद अनिल एहसास होगा बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप पता नहीं कितने बैंक पीओ बनाओगे, कितने इंस्पेक्टर बनाओगे, कितने आईएएस पीसीएस बनाओगे। और शायद सर कह रहे थे कि आप ये शिक्षक बनने के लिए अग्रसर हैं, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी रहेंगे। अब 2-3 सामान्य बातें मैं आपको कर दूं, जो कि लोगों ने शुरू में कई बातें की। एक बच्चा बहुत अच्छा बोल गया कि समय का सदुपयोग करें। मैं बताऊं, ऐसे ही किसी सेमिनार के लिए मैं गया हुआ था और वहां लिखा हुआ था सेव टाइम, SAVE, सेव मतलब बचाना, और क्या लिखा हुआ था, टाइम मतलब समय। तो पता है मैंने सबसे पहले उसको हटवाया। सेव टाइम का कोई मतलब नहीं है। समय बचा के किस बैंक में जमा कराओगे? HDFC में, SBI में, ICICI में पूछ के आना, किसी में समय का कोई खाता है क्या कि भैया मेरे पास 2 साल बच गया है, जमा करा दो, जब आखिरी में ICU में रहूंगा तो बेटा को भेजूंगा, दे देना, वो खून में चढ़ा देगा और 2 साल उम्र बढ़ जाएगा। समय ही तो एक चीज है जो तुम्हारे बचाने से बचना नहीं है और न तुम्हारे कमाने से बढ़ना है। समय जितना है उतना ही है, सांसें सीमित हैं। तो एक्चुअली ना देखो, मैं सीधी सी बात करूं, समय का बचाना या समय का सदुपयोग करना, समय का दुरुपयोग करना, ये सब डिपेंड करता है हम इंडिविजुअल पर। समय का दुरुपयोग, आज की बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपने जो बीच के 1-2 घंटे, जब टेस्ट देने के बाद और कार्यक्रम शुरू होने के बीच का 1-2 घंटे आपका समय का दुरुपयोग हुआ, तो यकीन मानो जीवन में आप कुछ बहुत बड़ा कर ही नहीं सकते हो। आप सोच रहे हो क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें तो लग ही रहा है कि दुरुपयोग हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो अब बताओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जब ये 1-2 साल बाद, बच्चों आपसे कह रहा हूं, बच्चियों आपसे कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, जब 1-2 साल बाद इस प्रोग्राम को याद करोगे ना, तो सबसे ज्यादा कुछ याद आएगा वो बीच का 1-2 घंटा जो आप कुछ नहीं कर रहे थे। क्या? जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं जो हम बहुत पहले से प्लान कर लिए होते हैं। इसे एक बात तो नहीं समझ में आया, जब तुम कार चला के जा रहे होते हो और कार में अपने पसंद का कोई गाना सुन रहे होते हो, एक उसका फीलिंग, और एक तुम बस में जा रहे हो और बस के FM में तुम्हारे पसंद का गाना बज गया, उसका फीलिंग। दोनों में बेहतर फीलिंग कौन सा रहेगा? बस के FM वाला ना सर। रीजन, क्योंकि वो अनप्लान्ड था। अरे पापा हमें 500 रुपए का नोट दें दशहरा दिवाली पे, तो मजा नहीं आए। पड़ोस के कोई ताऊ चाचा जो मतलब होते हैं वो पकड़ा दें तो लगता है ये क्या हो गया इनको, कहां से जाके ये क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा। बोले एक्चुअली क्या होता है ना, रैंडम मिली हुई खुशियां ज्यादा अच्छी रहती है। तो रैंडम मिला हुआ समय तुमने प्लान थोड़ी किया होगा वो 1 घंटे हमें एकदम खाली मिलेगा टेस्ट देने के बाद। तो प्रॉब्लम यह है कि उस 1 घंटे में बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप में से बैठे हुए पेरेंट्स उस 1 घंटे में एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मिलजुल के अपने कॉन्टेक्ट्स और नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे होंगे, जान पहचान बढ़ा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझदार व्यक्ति वो है जो किसी भी स्थिति में समय का सदुपयोग ही करे। मैं मानता ही नहीं हूं कि समय का दुरुपयोग भी होता है। बस 3 काम मत करना, वो समय का दुरुपयोग है। आप सब बैठे हो, रिजोल्यूशन लेके जाना है, कसम खा के जाना है मेरे सामने से। खास करके इधर मुखातिब होकर मैं ये बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत में अभी इतना आधुनिकता का समावेश हुआ नहीं है। बच्चों एक चीज आपसे कह रहा हूं, एक चीज से बस दूर रह जाना, 2 चीज और 1 चीज और, यानी कुल मिला के 3 चीजों की बात करूंगा और बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चन लूंगा जो आपका होगा। पहली चीज, किसी भी स्थिति में कितना भी खुश हो जाओ, IAS बन जाओ, या हो सकता है कि आपका 12वीं का परीक्षा भी फेल कर जाओ, नशा नहीं करना है। नशा नहीं करना है। बोलोगे सर गुटखा चलेगा? शुरू गुटखा से होता है, खत्म चिट्ठा पे होता है जाकर। नशा नहीं करना है बस, पहली चीज। कुछ भी कर लेना भाई, 12-12 घंटे सो लेना, फ्रस्ट्रेशन में रहो तो, है ना। हम जैसे अध्यापकों से मिल लेना, चंद्रभान साहब के मिल लेना, बहुत अच्छा कवि भी है, ये प्रेरणा सबको बोलता है। लेकिन नशा नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, चीटिंग मत करना, ना खुद को, ना किसी दूसरे इंसान को, और ना माँ बाप को। करना ही नहीं है चीटिंग। आप यकीन मानो, मैं पूरे अंतःकरण से कह रहा हूं,
आप चीटिंग करना बंद कर दोगे ना, ऊपर वाला परमात्मा का इतना रहमत बरसेगा, इतना कुर्बत बरसेगा, इतना प्यार बरसेगा आपके ऊपर कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा उसको संभालने और रखने के लिए। नहीं करना है सर, करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पिताजी को बोल के आए कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में एक क्लास लगाया, उसके बाद सर को बोल दिए कि सर थोड़ा सा माथो दुखे, कालजों में धूल उठे, दुख करे, बोल के निकल गए और कोने में 3 दोस्त कहीं दूर जाके बैठ के 2 घंटा गप्पे मार के घर चले गए। चीटिंग है ये। किसके से चीटिंग हुआ? आपके खुद से सबसे पहले तो, माँ बाप से भी हुआ और आपके गुरुजन से भी हुआ। और किसी इंसान को भी चीट मत करना। चीट करके 2 रुपए कमा लोगे, यकीन मानो आज के 10 साल बाद वो 20 रुपए किस तरीके से निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो नशा नहीं करना है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज चीटिंग नहीं करना है, और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भी आप किसी भी फील्ड में रहना, समर्पण मत कर देना जाके खुद का, गिव अप करना जिसको बोलते हैं। समर्पण एक ही जगह करना होता है, वो परमात्मा के चरणों पे। जगह जगह जाके गिव अप मत कर देना कि मेरे से नहीं हो रहा है। अब गिव अप करने का एग्जाम्पल बताऊं। मान लो कि आपने कोई एग्जाम दिया और आपका नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं पता है? समर्पण खुद का कर देते हैं और मान लेते हैं कि अब हमसे व्यापार भी नहीं होगा, अब हमसे ठीक से खेती भी नहीं होगा, हम गए गुजरे इंसान हैं। इसमें कुछ योगदान पेरेंट्स का भी होता है और आस पड़ोस के सीनियर्स का भी होता है। वो कहते भी हैं कि तू ही ना बीएसटीसी में फेल हो गया था, फेल तो तू 12वीं में हुआ था, अब जाकर दुकान खोल रहा है कपड़े का, उसमें भी फेल हो जाएगा। और सही में वो फेल वो सीरीज में कैरी कर रहा होता है बच्चा। और 10 साल बाद उससे मिलो तो कहता है कि सर मैं क्या बताऊं, 3 बार परीक्षा में फेल हुआ, 2 बार दुकानदारी में फेल हुआ, 1 बार तो क्या हुआ था कि मैंने 10 बीघा में मूंगफली बोया, वो निकला ही नहीं, उसमें ही फेल हो गया। वो फेलवर इतना कैरी कर लेता है कि अंत में जाके वो समर्पण कर देता है, और समर्पण के बाद वो फिर वो नशे में फंसता है, और नशा के बाद पूरा जिंदगी उसका खराब हो जाता है। 3 चीज नहीं करना है। गिव अप तो करना ही नहीं है सर। आज आप जिस हालात में खड़े हैं देश में कि इतने मौके हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग पढ़ लिख के ही सफल हों। और क्या पैमाना है सफलता का? किससे सर्टिफिकेट लेना है सफलता का? पड़ोसी से। उन 4 लोग जिसके बारे में हम सुनते हैं उनसे सर्टिफिकेट लेना है कि भैया आप साइन कर दो मैं सफल हूं या असफल हूं। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से सुबह जाग रहे हैं, शाम में चैन से आपको नींद आ रहा है, बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने लायक व्यवस्थाएं भगवान ने आपको दे रखी है, और आपका सोच सही है, किसी को धोखा चीट करके कुछ बहुत अलग कुछ गुजरने का नहीं, तो आप सफल है ना सर। सफलता के लिए सामाजिक पैमाना वो लंबी कार जरूरी नहीं है। सफलता के पैमानों पे मत फंस जाना। लोगों ने जो पैमाना बनाया है सर चीटिंग करवाने का, भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा जड़ क्या होता है? लोगों के पैमाने में सफल होना। आप बच्चे बच्चियों जितने बैठे हैं तय कर लेना, आप लोगों के पैमाने पे सफल नहीं होना है। हम अगर देखिए, एक मैराथन दौड़ है सर, दौड़ जानते होंगे आप लोग, एक मैराथन दौड़ होता है लगभग 42-42 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ भी होता है, 1 किलोमीटर वाला भी होता है, 100 मीटर वाला भी होता है। जिंदगी कोई 100 मीटर का दौड़ नहीं है, जिंदगी या तो मैराथन दौड़ है या वो वाला दौड़। कितने लोगों को ध्यान है? अपने अपने स्कूल को याद करो, ऐसे चम्मच लेकर के उसमें नींबू रख करके दौड़े हो, हैंड रेज करके बताएं कितने बच्चे दौड़े हैं वो वाला। अरे वाह, लड़कियों में संख्या ज्यादा है तो लोग नहीं दौड़े, दौड़े हो, ठीक है। तो जीते थे या हार गए थे? कौन जीता था? वो रेस कंप्लीट किया था, वो अब हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया, वही रेस है। या तो आपका वो रेस है कौन सा वाला? 42-42.5 का मैराथन। मैराथन में आप देखना एक चीज क्या होता है कि कुछ लोग आराम से चल रहे होते हैं, कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं। आखिरी 2 किलोमीटर में जाकर देखोगे ना तो वही होते हैं जो चल रहे थे पहले, बाकी सब लोग क्या हो जाते हैं? आउट। और जिंदगी तो मैराथन से बड़ा रेस है सर। जब तक आप चल रहे हो तब तक आप रेस हारे नहीं हो, जब ट्रैक छोड़ के बाहर चले गए तो आप हारे हो, ये ध्यान रखना। और दूसरा, लाइफ जो है ना बच्चों, अभी से लेकर के 50-60 वर्षों तक के आपके काम आने हैं। आप 15-16 वर्ष के बच्चे हो, 67-70 साल की उम्र तक के बाद आपके काम आएगा। लाइफ वो चम्मच वाला रेस है, याद रखना। चम्मच में नींबू रख के आप दौड़ रहे हो तो उसको क्या सिखाया गया था स्कूल में? शायद शिक्षकों ने बताया नहीं होगा आपको कि इसके माध्यम से वो आपको क्या सिखाना चाहते थे। बताया था क्या?
नहीं बताया था, मैं बताता हूं क्या है वो बताना। उसमें बताया जाता है कि जिंदगी में हमें आगे भी बढ़ना है और हमारा कंसंट्रेशन के लिए कुछ चीजें हैं उसे गिरने भी नहीं देना है। तो जो नींबू है ना, वो हमारा फैमिली, हमारे मोरल्स, हमारे वैल्यू, हमारे इथिक्स, हमारे संस्कार हैं। हमारे नैतिकता, हमारे संस्कार का, हमारे परिवार के मूल्यों का पतन भी नहीं होने देना है और हमें आगे भी बढ़ना है। और ये बात समझ लो, सीरीज का थीम समझ में आ रहा है आपको? आगे तो बढ़ना ही है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं आपसे कि नहीं खड़े रहो आराम से संस्कारी बन करके, लेकिन आपको अपने संस्कार को संभाल कर रखना है। वही वो नींबू है। जीत किसको मिली थी? जो नींबू गिरने भी नहीं दिया था अपने चम्मच से और सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गया था। तो मेरा मूल सिद्धांत ये रहेगा जो आपको लाइफ लॉन्ग प्रेरित करेगा कि यू आर अंडर द रेस ऑफ अ लेमन इन स्पून। स्पून और लेमन रेस में हो और जीत इसी को मिलेगी जिसका लेमन भी स्पून में इंटैक्ट रहे और वो मंजिल पे भी पहुंच गया हो। तो हमारे तरफ से आपके लिए शब्द ये हैं, परंतु अगर आपके तरफ से कुछ सवाल हो मुझसे पूछने लायक तो आप बिल्कुल पूछिए। माइक है कहीं इनके लिए उपलब्ध? कोई है ऐसा वॉलंटियर जो इनसे कुछ है? पहले तो हैंड रेज करो। आप बच्चों किसी का कोई सवाल किसी भी संबंध में, मानसिक बैलेंस के संबंध में, पढ़ाई के शेड्यूल के संबंध में, किसी और पारंपरिक अपारंपरिक संबंध में, पेरेंट्स भी अगर कुछ पूछना चाहते हो आसानी से आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है आप लोगों के? हेलो किसी के कोई प्रश्न हो? हेजिटेट मत करना। मैं देख रहा था कि आज स्टेज पे स्पीच डिलीवर करते समय हमारे बहुत जो प्यारी प्यारी नौनिहाल से बच्चियां थी उनका पैर कांप रहा था, गलत चंद्रभान, इन सब में और कॉन्फिडेंस भरो चला गया। अभी वो सर खूब कॉन्फिडेंस भरिए, इनके पैर नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी है 3 चीज। बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, 9-6 का गणित पता हो, बोलना आना चाहिए, और तीसरा सबसे अच्छी बात है सुनना आना चाहिए। तो इतने हम जैसे लोगों को आप सुन रहे हो, अर्थात एक चीज आपको आता है सुनना, और आपका बेसिक कैलकुलेशन सिखा देंगे टीचर। बस कमी कहाँ रह गया है? एक दूसरी चीज में कॉन्फिडेंस वाला आदमी नोटिस किया हूं। किसी का कोई सवाल हो करियर काउंसलिंग से संबंध में, हमें कुछ बनना है, क्या करना है, क्या विकल्प है, बीएसटीसी के अलावा क्या विकल्प है, 12वीं आर्ट्स वाले क्या क्या बन सकते हैं? नहीं है ऐसे कोई क्वेश्चन आप लोगों के? इधर किसी स्टूडेंट्स के पास कोई सवाल नहीं है? चलिए सुनिए सर, कोई बात नहीं। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको सब पता है, मन में सगलो मेरा है, जानू काई करना है काई नहीं करना है, ठीक है ना? लेकिन मुझे लग रहा है कि इधर वाले नीचे वाले बच्चे बैठे हैं, इनके मन में कुछ प्रश्न है। ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो दोस्त, कोई सवाल नहीं है? ठीक है। अब तो मैं आपको आखिरी के कुछ शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि देखो, बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे आपके जर्नी में। अभी जर्नी शुरू हुआ है। आपके पास क्या बोला था स्टार्टिंग में, कंक्लूड कर दो, बेसन है, घी है और चीनी भी है, मान लिया। लड्डू नहीं है, लड्डू बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। एक फिक्स प्रोसेस होता है, या कुछ भी कर दे, प्रोसेस होता है ना, पहले बेसन सेकना होता है घी में, फिर वो, तो प्रोसेस असल में मैंने कितना आसानी से बता दिया आपको कि सर ऐसे सेकना होता है फिर लड्डू बन जाता है। मुझे बेसन, घी और चीनी पकड़ा तो मैं लड्डू नहीं बना पाऊंगा। तो प्रोसेस जानना और प्रोसेस आने में बहुत फर्क है। आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? चलो अच्छा, मैं प्रॉब्लम यही है, मैं पूछ रहा हूं मारवाड़ में यहाँ आकर के नॉर्दर्न वेस्टर्न राजस्थान में तैरना। असल में मैं छोरा गंगा किनारा वाला हूँ ना, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। गंगा से लगभग आधे किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो हमारे यहाँ तैरना आता है ज्यादातर लोगों को। फिर भी तैरना नहीं आता। तैरना कितने लोग तैरने के बारे में जानते हो? सब जानते होगे, देखा होगा ना कि ऐसे ऐसे करने से तैरते हैं हम, लेकिन तैरना नहीं आता है ना। यही अब तुमको सिखा रहा हूं मैं। तुम सबको पता है, फलाना किताब पढ़ लेंगे या फलाना बुक ऐसे करके तैयारी कर लेंगे। आजकल ऑनलाइन भी खूब बाजार सज गया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा। सर ये सेम वही बात है कि ऐसे ऐसे बेसन सेक लेंगे और चीनी मिला देंगे, लड्डू बनेगा। बट यकीन मानो, लड्डू अगर बनाएंगे तो लड्डू जैसा भले कुछ बन जाए, परंतु लड्डू नहीं बनेगा। लड्डू वही बना पाएगा जिसे बेसिकली लड्डू बनाने का तजुर्बा है। तो हम शिक्षक वाले जो संस्थान है आपके सामने जहां हम खड़े हैं, सीएमसी लोग यही काम करते हैं सर। हम सब यही काम करते हैं। क्या करते हैं कि हमें प्रोसेस पता है।
आपसे रॉ मटेरियल लिया, थोड़ा आपको सिखाया, बट बनाना लड्डू आपको ही है। बट मैं अब देखो, जैसे मान लो खड़े हैं यहाँ पे भाई साहब, इनको लड्डू बनाना आता हो तो इनसे पूछूंगा आता है ना, फिर मैं ले लूंगा ठेका, हाँ बना दूंगा, और इन्हीं के निर्देशन में काम करूंगा, पूछूंगा कितना सेकना है, कब चीनी डालना है, फिर वो बेहतर लड्डू बनेगा ना सर। तो बस इतना सा काम है कोचिंग संस्थान का। आपके पास एक्सीलेंट रॉ मटेरियल है, बढ़िया एकदम शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाला, और जो ये लोग बैठे हैं इनको बढ़िया लड्डू बनाने का अनुभव है, तजुर्बा है, तो बढ़िया शानदार लड्डू बनिए, रसगुल्ले बनिए और अपने जीवन को सफल करिए। और इतना अच्छी तरीके से हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, इस्तकबाल, जय हो। एक बार मैं चाहूंगा कि इस मंच से हम सब चाहते यही हैं कि मां भारती का, राजस्थान मरुधरा का आप सेवा करें, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं तो बड़े प्यार से बोलेंगे एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशभक्ति सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, परंतु मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा आखिरी शब्दों के आखिरी लाइन में कि देश हित स्वहित में भी निहित है। आपके विकास के बिना इस देश का विकास हो गया तो और भी खतरनाक है। आपकी झोपड़ी रह गई और बगल में बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया तो वो विकास ज्यादा चुभता है सर। इसलिए देश हित के लिए स्वहित भी जरूरी है, परंतु स्वहित और देश हित में चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करना है? देश हित का। स्वहित और देश हित में चुनाव करना है बच्चों, देश हित का करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब तक हम 125 करोड़ भारतीय विकसित नहीं होंगे, ये देश